देखो भाई, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन इज प्राइमली अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स स्पेसिफाइंग हाउ अ कंट्री शुड बी गवर्नड, हाउ पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड एंड कंट्रोल्ड एंड व्हाट राइट सिटीजन पजेस। कॉन्स्टिट्यूशन एक सेट ऑफ रूल्स होता है और प्रिंसिपल होता है जिसको बताता है कंट्री को किस तरीके से गवर्न करना चाहिए और पावर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट और कंट्रोल करनी चाहिए एंड राइट सिटीजन, ऐसी कौन कौन सी राइट्स है जो एक सिटीजन के पास होनी चाहिए। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो शायद तुम लोग आंसर को लंबा करने के लिए यूज़ कर सकते हो, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, ये आज तक का सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। ठीक है, और इसको बनाने में क्योंकि लंबा था इसलिए इसको लगे थे 2 years 11 months और 18 days। ठीक है, और जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे वो हमारी ड्राफ्टिंग कम्युनिटी के चेयरमैन थे। ठीक है, और हम लोग ये चेक कर लेते हैं फंक्शंस क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है, सबसे पहले तो ये बाउंड्रीज सेट कर देता है पॉलिटिकल कम्युनिटीज़ की, और क्या मतलब ये है किसको किसके पास क्या पावर है क्या नहीं है पावर। ठीक है, ये कर देता है। डिक्लेयर एंड डिफाइन द नेचर एंड अथॉरिटी ऑफ द पॉलिटिकल कम्युनिटी। ठीक है, सबको वही है, पावर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है और सबको बता देता है किसके पास क्या क्या काम है और क्या क्या कर सकता है और कौन क्या क्या काम नहीं कर सकता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन कैन एक्सप्रेस आइडेंटिटी एंड वैल्यू ऑफ नेशनल कम्युनिटी। ठीक है, ये एक हम लोग की क्या बोलते हैं, हम लोग की जो नेशनल कम्युनिटीज़ हैं उनको एक वैल्यू प्रोवाइड करता है, आइडेंटिटी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, और के कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी डिक्लेयर डिफाइन द राइट्स ऑफ ड्यूटीज एंड ऑफ सिटीजन। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हम लोग के राइट्स और ड्यूटीज़ को बताता है कि एक नॉर्मल पर्सन के पास क्या क्या राइट्स होने चाहिए, क्या क्या ड्यूटीज़ उसकी होनी चाहिए सिटीजन की। और ये कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके से फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराता है किसी भी काम को सिस्टमेटिक वे में किस तरीके से करना है। ठीक है, क्योंकि हम लोग जैसे पढ़ चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, वो लॉज हैं, बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स हैं, जिसके हम लोग उसको एज अ फाउंडेशन लेके किसी काम को कर सकते हैं। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से ही हम सबको इंडिविजुअल फ्रीडम मिली है। ठीक है, वरना तो कोई भी ऐसे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन जब नहीं था तो वही है जिसके पास ताकत ज़्यादा उसको झुका दिया जाता था और फिर बस। तो कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग के इसी काम आ रहा है। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन के में आखिर होता क्या क्या है, डिविजन्स होते हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं, प्रियम्बल होता है, प्रिलिमिनरीज होते हैं, फंडामेंटल राइट्स हो गया, पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव हो गया, हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ जुडिशरी। ठीक है, मतलब ये सारी चीज़ें हैं। और चेक कर लेते हैं क्या क्या होता है। डिविजन्स क्या होते हैं जिसमें, ठीक है, बहुत सारे मतलब कि उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीज़ें हैं, अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, टाइटल्स है, चैप्टर्स है, आर्टिकल्स है, सेक्शन है और पैराग्राफ्स, क्लॉज, ये सारी चीज़ें। एग्रीमेंट क्या, कुछ शर्तें लिखी गई हैं कि भैया ये काम करने ये काम नहीं करने तुम लोग को। ठीक है, प्रियम्बल में क्या है, उसका थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है थोड़ा सा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का कि थोड़ा सा चीज़ें मतलब समराइज करके उसमें लिखी हुई है। प्रियम्बल भी उसी के तरीके, प्रिलिमिनरीज भी उसी के तरीके है, लेकिन थोड़ा सा और ब्रीफ करके बता दिया गया है। फंडामेंटल राइट्स तो सबको पता ही है। ठीक है, और पार्लियामेंट लेजिस्लेचर के पास क्या क्या उनके ऑफिस के टर्म्स होते हैं, किस तरीके से बनता है। ठीक है, क्या क्या प्रिविलेजेस होते हैं उन लोगों के पास, ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मतलब ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, हेड ऑफ स्टेट कौन बनेगा, कैसे बनेगा, ठीक है, उसके कितने साल तक वो रहेगा, और बाकी जुडिशरी कोर्ट का सिस्टम, किस तरीके से जजेस अपॉइंट होंगे। ठीक है, मतलब सारे प्रोसीजर उसमें लॉज में लिखे हुए हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी चीज़ होती है, ठीक है, जैसे कि अब सबको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग को बताता है कि हम लोग के क्या है, सेट ऑफ रूल्स क्या है, जो कि हम लोग की लिमिट्स को तय करता है कि हम लोग को किस चीज़ को कैसे करना चाहिए कि नहीं। अब कॉन्स्टिट्यूशन के पास इतनी पावर होती है कि वो किसी के ऊपर भी कोई भी नियम कानून लगा के मतलब किसी को भी उठा के अंदर डाल सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन केवल ऐसा ना हो कि यार कि कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से केवल लोगों को दिक्कत होती है। ठीक है, अब इसी के साथ इसीलिए इसको जिससे इसकी जो प्रॉब्लम्स थी इनसे निपटने के लिए हम लोग जो एक नया टर्म आया यह है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ठीक है, इसकी मदद से क्या है ना कि जो गवर्नमेंट की पावर एक्सरसाइज की जा रही है किसी के ऊपर, ठीक है, वो साथ ही साथ इंडिविजुअल की फ्रीडम को भी लेते हुए चले। ठीक है, कि आप पावर तो उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हो, आप अपने लॉज और जितने भी नियम कानून हैं वो सब अप्लाई कर रहे हो, लेकिन साथ ही साथ उसके इंडिविजुअल फ्रीडम और लिबर्टी का भी ध्यान रखना ही होगा। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है। ठीक है, विच लिमिट्स द, वो मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन की लिमिट को वो तय कर देती है। अब इसके बाद आ जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या चीज़ है। असल में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या था ना, कुछ मतलब कि समझ लो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, समझ लो जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन अगर एक किताब है, ठीक है, अगर
ठीक है, मतलब इस कॉन्स्टिट्यूशन मतलब बहुत सारे इसमें लॉज लिखे जा रहे थे, नियम लिखे जा रहे थे। अब तो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए कोई ये तो होगा नहीं रात में कोई सो के उठे और बस चलो यार कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, ऐसा हुआ नहीं था। मतलब ऐसा हो भी नहीं सकता ना, मतलब कि यार पूरे देश को इस चीज़ के ऊपर चलाना है। तो यहाँ पे क्या हुआ था, कुछ मतलब ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल इकट्ठा हुए थे कि भैया अब हम लोग को भारत के लिए कुछ ऐसे नियम कानून बनाने पड़ेंगे अगर हम लोग को अंग्रेज़ों से मुक्ति चाहिए। और क्योंकि अंग्रेज़ों के नियम बहुत बेकार होते थे, ठीक है, तो अंग्रेज़ों से नियम अगर मुक्ति चाहिए तो पहले हमारे पास खुद भी तो कुछ लॉज होने चाहिए, वो कैसे बनेंगे, ठीक है। तो उसको बनाने के लिए कुछ लोग की ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल इकट्ठा हुए थे, ठीक है, और उन लोगों ने फिर मिल के इसकी क्या बोलते हैं, इसको क्रिएट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, ठीक है। उसमें जो हमारे उसमें क्या है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे परमानेंट चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाए गए थे, ठीक है। और ये हम लोग देख सकते हैं द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज अ सोवरेन बॉडी, ठीक है, सोवरेन बॉडी थी। और ये इसकी फर्स्ट सिटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। फर्स्ट सिटिंग कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में, ठीक है। एंड री असेंबल्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर डिवाइड। अच्छा, ये 14 अगस्त 1947 को क्या हो गया था, यहाँ पे जो थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो बढ़ गई थी। क्यों? क्योंकि भैया हमारे 14 अगस्त 1947 को क्या इंडिया और पाकिस्तान हो गया अलग अलग। तो अब क्या हो गया कि भैया जो पाकिस्तान वाले हैं अब उनकी तो ज़रूरत है नहीं हमको, क्योंकि हमें तो इंडिया के लिए लॉज बनाने हैं। तो क्या हुआ, पाकिस्तान वाले जब मुस्लिम लीग उसमें से अलग हो गई तो जो पहले के थे 389 मेंबर्स वो कम होके कितने रह गए? केवल 299, ठीक है, वो कम होके बस रह गए 299 मेंबर्स। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट मिशन विच विजिटेड इंडिया इन 1946, ठीक है। मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनी थी वो कैबिनेट मिशन के मतलब की रिकमेंडेशन पे बनी थी, ठीक है, जो कि इंडिया में आया था 1946 में। द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज टू बी 389, ठीक है, जो टोटल स्ट्रेंथ होने वाली थी वो 389 होने वाली थी, जिसमें से क्या है 296 सीट्स वर अलॉटेड टू ब्रिटिश इंडिया, ठीक है, और 93 सीट्स जो थी वो प्रिंसली स्टेट्स की थी, मतलब जो राजा महाराजा होते हैं। और उसके बाद हमारे पास क्या है, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान, मतलब जब पाकिस्तान बन गया तो जो मुस्लिम लीग के मेंबर्स थे, अब क्योंकि यार देखो पाकिस्तान बन गया तो हम लोग ये तो है नहीं, क्योंकि अब इन जो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है वो इंडिया के लिए बन रहा है, तो जो मुस्लिम लीग के मेंबर्स थे उन लोग को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से हटवा दिया गया। तो जब वहाँ पे मुस्लिम लीग वाले लोग हट गए तो फिर क्या हुआ, असेंबली केम डाउन टू 299, ठीक है, तो मतलब कि उसके मेंबर 299 हो गए, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेट फॉर द फर्स्ट टाइम इन न्यू दिल्ली ऑन 9 दिसंबर 1946। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो पहली बार हुई थी न्यू दिल्ली में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिकम द परमानेंट चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, मतलब जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उनको परमानेंट चेयरमैन बना दिया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का ऑन 13 दिसंबर 1946। मतलब केवल 4 दिन बाद ही जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं मूव द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ठीक है। असल में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वो ये था कि मतलब एक तरीके से उनका विजन था कि किस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, किस तरीके से उसे काम करना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उनके जो रेजोल्यूशन उन्होंने पास किया था ये सब चीज़ें उसमें लिखी हुई। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड 11 सेशंस कवरिंग द टोटल ऑफ 165 डेज। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को टोटल 11 सेशंस लगे थे, ठीक है, और टोटल 165 डेज लगे थे ये पूरा इन सब चीज़ों को इकट्ठा करने में। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? इसके बाद क्या है, फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इसका काम है कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना, इनएक्टिंग लॉ एंड इंडिविजुअल इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर, ठीक है, जो हमारे लॉ है और डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर इनको प्रोसेस है इसको, ठीक है, इनका यूज़ करना है। और इसके बाद क्या है, इट अडॉप्ट्स द नेशनल फ्लैग ऑन जुलाई 22, 1947। जुलाई 22, 1947 को नेशनल फ्लैग इसने अडॉप्ट किया था, ठीक है। और क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उसी दिन यहाँ चुना गया था, ठीक है, एज अ फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन जनवरी 24, 1950 को, ठीक है। इट अडॉप्टेड द नेशनल एंथम ऑन जनवरी 24, 1950, ठीक है। और इट अडॉप्टेड द नेशनल सॉन्ग ऑन जनवरी 24, 1950,
तो इस दिन 2 काम यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं, और ये तीसरा, मतलब ये 3 काम इसी दिन हुए हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फर्स्ट प्रेसिडेंट चूज किया गया है, और यहाँ नेशनल एंथम चूज किया गया है, और नेशनल सॉन्ग भी चूज किया गया है 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी मेंबर कौन कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो कि चेयरमैन थे, और यहाँ पे हैं N. गोपाल स्वामी अय्यंगर, अल्दी कृष्ण स्वामी अय्यर, K. मुंशी, मोहम्मद सदुल्ला, B.L. मित्तर जो कि बाद में हटा के चेंज कर दिए गए थे N. माधव राव से। ठीक है, और हमारे D.P. खेतन who died in 1948 and was replaced by T.T. कृष्णमचारी। ठीक है, इतने हमारे मेंबर्स थे। हम लोग पार्ट 2 पे आ जाते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है क्या? चलो इसके बारे में देख लेते हैं। 1919 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को पास किया। अब उसका काम क्या था कि उसे जो है साइमन कमीशन को बनाना है। ठीक है, और साइमन कमीशन का ये काम था कि कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म इंडिया में लागू होंगे या नहीं होंगे, वो चीज़ वो डिसाइड करके बताएगा। अब क्या हुआ, क्योंकि साइमन कमीशन में एक भी इंडियन नहीं था, तो जितने हमारे लीडर्स थे उन लोगों ने ये क्या बोलते हैं उसका विरोध कर दिया। सब चिल्लाने लगे गो बैक साइमन। ठीक है, और मुर्दाबाद साइमन कमीशन मुर्दाबाद। ठीक है, इस तरीके से नारे लगने लगे, रोड पे सब लोग आने लगे। तब इसके बाद क्या हुआ, जो हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इसने परमिशन दे दी कि भैया आप लोग भी जो भी आप चाहते हो कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चेंजेस हो, आप एक क्या बोलते हैं रिपोर्ट आप क्रिएट करो, आप हमको दे दो, हम आपकी भी सुनेंगे। तब क्या हुआ, साइमन कमीशन ने अपनी एक रिपोर्ट तैयार करी। ठीक है, और इधर जो लीडर की टीम थी, ठीक है, जो हमारे विरोध कर रहे थे, उसके जो हमारे मेंबर थे, जो लीडर थे, नेहरू जी थे। ठीक है, तो इसीलिए इनकी जो रिपोर्ट, जो हमारे लीडर्स ने रिपोर्ट जो दी उसका नाम पड़ा नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, अब क्या हुआ, साइमन कमीशन ने जो रिपोर्ट दी है, ठीक है, और नेहरू जी ने रिपोर्ट दी। अब यहाँ फिर जिन्ना ने क्या किया, उनको लगा कि नेहरू रिपोर्ट में सारे हिंदू हैं और इसमें सारे ब्रिटिशर्स हैं, तो उनको लगा कहीं मुसलमानों को कहीं कम ना आका जाए, तो उन्होंने अपने 14 पॉइंट्स भी दे दिए। अब क्या हुआ कि इन तीनों का मतलब एक तरीके से सारी रिपोर्ट्स को इकट्ठा करके 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुए। ठीक है, ब्रिटेन में 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुए, और फिर उसके बाद 1933 में एक वाइट पेपर लागू किया गया। ठीक है, एक वाइट पेपर लागू किया गया इनके सारे रिपोर्ट का, मतलब एक सबमिशन जो समरी जो भी थी। ठीक है, एक वाइट पेपर लागू किया गया 1933 में। बस जो कि कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ थी जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा सिलेक्ट करी गई थी, उन्होंने भी एक रिपोर्ट तैयार करी और इसके साथ ही मतलब कि साथ में दिया, और फिर इन रिपोर्ट के बेसिस के ऊपर बना है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। लेकिन इसमें एक बात थी कि इसमें प्रिएम्बल जो था वो मिसिंग था। ठीक है, बाकी जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ये 1919 वाला था, इसमें प्रिएम्बल प्रेजेंट था, लेकिन जब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बना तब इसमें प्रिएम्बल मिसिंग हो गया। अब जब हमारा ये क्या बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पब्लिश हो गया, तो इसके बाद क्या हुआ, ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, इट एंडेड द आर्ची सिस्टम। ठीक है, अब दर्जी सिस्टम में था क्या, जो हमारे मतलब कि कुछ ऐसे स्टेट्स थे, ठीक है, जैसे बंगाल हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, वहाँ पे क्या सिस्टम चलता था कि आप मतलब वहाँ के जो नवाब थे वहाँ पे रूल तो नवाब करते थे, लेकिन जो वहाँ का टैक्स निकलता था वो जाता था ईस्ट इंडिया कंपनी को। मतलब यार मेहनत कोई और कर रहा है और मज़े कोई और उड़ा रहा है। तो इसको मतलब ये भी एंड हो गया जब ये हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लागू हुआ है। अब इसके कुछ सेलिएंट फीचर्स देख लेते हैं। ठीक है, सेलिएंट फीचर्स क्या है हमारे इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एंड ऑफ द आर्ची सिस्टम। ठीक है, एंड ऑफ द आर्ची सिस्टम। और क्या है फिर, एंड ऑफ इंडियन काउंसिल, जो हमारी इंडियन काउंसिल थी उसका भी हमारा एंड हो गया। उसकी जगह पे जो मतलब एक एडवाइजरी बॉडी को ला दिया गया।
ठीक है। और फिर इसके बाद क्या हुआ, सेपरेशन ऑफ बर्मा इन इंडिया। इसके बाद इंडिया और बर्मा भी अलग अलग हो गए, लेकिन इसके बावजूद सुप्रीमेसी ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट मेंटेन थी। ठीक है, तो ये है हमारा बस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तक। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ठीक है, अभी देखते हैं इसमें क्या हुआ है। जब हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 जो मतलब असल में क्या हुआ है, ये इनेक्टेड एंड अडॉप्टेड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है, रॉयल एसेंट ऑन 18 जुलाई 1947। ठीक है, जो हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है असल में उसे रॉयल एसेंट मिला है कब, 18 जुलाई 1947 में। ठीक है, और जो हमारा द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट क्रिएट 2 न्यू इंडिपेंडेंट डोमिनीज इंडिया एंड पाकिस्तान। इसकी वजह से 2 नई कंट्री हम लोग की तैयार हो गई, एक इंडिया और एक पाकिस्तान। ठीक है, अब क्या हुआ था, और इसकी ड्राफ्टिंग कम्युनिटीज़ में कौन कौन मेंबर्स थे, वही हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के ड्राफ्टिंग कम्युनिटीज़ के मेंबर्स सब इसमें आ जाएंगे। ठीक है, जो क्या था हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। ठीक है, इसके ड्राफ्टिंग जो एक्ट के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ है उसको बनाने में इनकी मदद लगी है। आप लोग उसको भी आंसर में जोड़ सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद है हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में जो बना है। इसके बाद हमारा ये क्या बोलते हैं, इसके ये असल में ये जो हम लोग माना गया था, ये माना गया था 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, असल में लागू किया गया था 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, लेकिन इसको जो रॉयल एसेंट मिला था वो है 18 जुलाई 1947 को मिल गया था। अब क्या है, द प्रिंसली स्टेट्स आर फ्री टू डिसाइड वेदर दे बिलोंग्स टू इंडिया और पाकिस्तान। जो प्रिंसली स्टेट थे मतलब जिनके ऊपर किसी का भी अधिकार नहीं था, वो मतलब अपनी मर्जी से कहीं पे भी जा सकते थे, भले वो पाकिस्तान में चले जाएं या फिर इंडिया में। इंडियन ऑब्टेन इट्स इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गया। अब हम लोग देख लेते हैं इसके सेलिएंट फीचर्स क्या क्या है। सबसे पहला तो क्या है, एंड ऑफ ब्रिटिश रूल। जैसे ही हम लोग इंडिपेंडेंस मिला वैसे ही ब्रिटिश रूल ख़त्म हो गया। और क्या है, इट प्रोवाइड टू डोमिनेंट स्टेट, मतलब इसके लागू होते ही 2 कंट्री हम लोग की रेडी हो गई है, एक इंडिया हो गई, एक पाकिस्तान हो गया। द अथॉरिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर द प्रिंसली स्टेट सीज्ड एंड दे वर फ्री टू ज्वाइन इधर इंडिया एंड पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट। अब जो हमारे क्या है, ब्रिटिश मतलब जो हाँ ईस्ट इंडिया कंपनी का जो राज चल रहा था प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर, वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया। और वो फ्री हो गए कि आप चाहे इंडिया में चले जाओ, चाहे पाकिस्तान में चले जाओ, या फिर आप आज़ाद रहो, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ बोथ द स्टेट्स वर फ्री टू मेक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, एक तो हमारी मुस्लिम लीग थी पाकिस्तान के लिए और इंडिया के लिए हमारे जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तैयार की गई थी। ठीक है, जिसमें 299 मेंबर्स थे। इनके पास फुल मतलब आज़ादी थी कि आप अपने कंट्री के लिए अपने लॉज क्रिएट कर सकते हैं। प्रियम्बल इज एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट इन अ डॉक्यूमेंट दैट एक्सप्लेन द डॉक्यूमेंट फिलॉसफी एंड ऑब्जेक्टिव। मतलब जो प्रियम्बल होता है वो हमारा डॉक्यूमेंट में क्या चीज़ लिखी है, ठीक है, वो क्या कहना चाहता है, उसका एक समझ लो बेसिक समरी हम लोग को समझाता है। ठीक है, प्रियम्बल का काम ये होता है। ठीक है, एक तरीके से ये ब्लूप्रिंट मान लो इसको। ठीक है, जिस ब्लूप्रिंट के ऊपर पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट लिखी होती है। इन अ कॉन्स्टिट्यूशन इट प्रेजेंट्स द इंटेंशन ऑफ इट्स फ्रेम्स एंड हिस्ट्री बिहाइंड द क्रिएशन एंड कोर वैल्यू एंड द प्रिंसिपल ऑफ द नेशन। मतलब जो प्रियम्बल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, वो बताता है कि हम लोग ने जो भी कुछ बनाया है, लॉज है, कानून जो भी बनाया है, वो क्यों बनाया है, उसके पीछे क्या कारण थे, हिस्ट्री, ठीक है, बिहाइंड द क्रिएशन, और हर प्रिंसिपल की क्या वैल्यू है, और हमारे नेशन की क्या मतलब क्या प्रिंसिपल है, हमारे नेशन किस प्रिंसिपल पे मतलब काम कर रहा है, ठीक है, कोई क्या नीतियां हैं उसकी। प्रियम्बल बेसिकली गिव्स एन आइडिया ऑफ द फॉलोइंग। सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से आया है, ठीक है, नेचर ऑफ नेशन स्टेट मतलब वो किस तरीके से काम कर रहा है ये बताता है। स्टेटमेंट ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव वो क्या करना चाहता है ये सब भी बताएगा, और डेट ऑफ इट्स एडॉप्टेशन वो किस दिन या कब लिया गया था मतलब इस्तेमाल में।
अब हमारे प्रियम्बल के कुछ ऐसे ज़रूरी टर्म्स हैं, इसको तुम लोग पढ़ लेना। वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, और एक है ये सोवरिजिन, ठीक है, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, और ये है रिपब्लिक, ठीक है। अब ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इसको तुम लोग रीड मार लेना क्वांटम से। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है? राइट टू इक्वालिटी, और दूसरा है राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। राइट टू इक्वालिटी क्या होता है? मतलब राइट टू इक्वालिटी ये हम लोग को बताता है कि यार हम लोग मतलब जैसे भी हैं, चाहे हम लोग का क्या बोलते हैं, रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन, जेंडर, कास्ट, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है, मतलब जो भी आदमी जैसा भी है उससे फ़र्क नहीं पड़ता उसका क्या कास्ट है, क्या रिलीजन है, कैसा कलर है, वो मतलब अपंग है या कोई भी दिक्कत है, उससे उसके ऊपर जो लागू होने वाले कॉन्स्टिट्यूशन है या किसी के प्रति देने वाला कोई भी सम्मान है या फिर कोई भी चीज़ है, ठीक है, तो उसमें किसी भी प्रकार का, ठीक है, हम लोग डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, कुछ भेदभाव नहीं करेंगे, उसको हर चीज़ का अधिकार है तो हर चीज़ मिलेगी। राइट टू फ्रीडम, ठीक है, फ्रीडम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडियाज ऑफ एनी डेमोक्रेटिक सोसाइटी, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी फ्रीडम टू सिटीजन, ठीक है। अब हम लोग का जो क्या है कॉन्स्टिट्यूशन है वो हम लोग गारंटी देता है कि आपको आज़ादी मिलेगी, ठीक है। आज़ादी किन किन चीज़ों की? ये हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली विदाउट आर्म, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, फ्रीडम टू रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। मतलब तुम कंट्री के कहीं पे भी किसी भी पार्ट में जाके रह सकते हो, ठीक है, ये नहीं रहेगा कि आप इस स्टेट के नहीं हैं, आप यहाँ के नहीं हैं, ठीक है, आपको ये लैंग्वेज नहीं आती तो आप नहीं आ सकते, ठीक है। प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, आप कोई भी काम कर सकते हो। आप जैसे ये नहीं है पहले ज़माने में कि क्षत्रिय लोग केवल तलवार उठाएंगे, ब्राह्मण लोग केवल किताबें उठाएंगे। अब आप कोई भी प्रोफेशन अपना सकते हो, कोई भी काम अपना सकते हो, उसके पीछे आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, ठीक है। और भी यहाँ पे फ्रीडम टू स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। फ्रीडम स्पीच आप कुछ भी कह सकते हो, कहीं पे भी कह सकते हो, ठीक है, लेकिन हाँ ये है किसी को बुरा ना लगे उसके लिए हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ बनाई गई है, ठीक है। और हम लोग देख लेते हैं ये हमारा फंडामेंटल राइट्स का एक ये क्या है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। दिस राइट implies prohibition of traffic in human being, beggar and other form of forced labor। मतलब अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मतलब अगर आपको कोई परेशान कर रहा है, कोई बदतमीजी कर रहा है तो आप उसके खिलाफ भी जाके कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब कि कोर्ट में जाके ऐसे अपील कर सकते हैं, भैया इसने मेरे को तंग किया है, इसने मेरे को फोर्स किया है कोई काम करने के लिए, ऐसा कोई नहीं कर सकता। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है, आप कोई भी रिलीजन अपना सकते हो जो भी आपको पसंद हो, आपको कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आपका कोई भी कल्चर है, ठीक है, आपका कोई भी रिलीजन है उससे रिलेटेड कोई भी कल्चर है या कोई भी ऐसा काम है जो आपका मन कर रहा है करने का, लेकिन ठीक है, तो वो आप कर सकते हो, उसके पीछे कोई नहीं रोकेगा। और एजुकेशनल राइट्स, आपको ज्ञान लेने की पूरी छूट है, आप कोई भी ज्ञान ले सकते हो, उसके ऊपर भी कोई कुछ नहीं कहेगा। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी रेमेडीज इफ द सिटीजन फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड, ठीक है। राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का मतलब ये हो गया है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है गारंटी देता है कि ये इसके साथ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे साथ रहेगा अगर हम लोग की फंडामेंटल राइट्स को कोई भी मतलब उसके खिलाफ कोई भी कुछ काम करता है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होते हैं, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स बनाई गई है, ठीक है, ताकि हम लोग के जितने भी आज़ादी के बाद हम लोग को कुछ ऐसे अधिकार मिले हैं हम लोग उसका फ़ायदा उठा सकें, और अगर उन अधिकारों के ऊपर कोई कुछ कहता है या उसके विरोध में कोई कुछ हमारे साथ करता है तो हम लोग उसके लिए कोर्ट में अपील कर सकते हैं। लेकिन ऐसे कोई काम जैसे राइट टू स्पीच में आप कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन आपको इतने हद में रह के बोलना है कि कोई किसी का दिल ना दुखे, ठीक है, किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुँचे। तो इन सब के बारे में पता कैसे चलेगा, इस चीज़ के लिए बनाई गई है फंडामेंटल ड्यूटीज़ बनाई गई है। देखिए हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या, पहले ये हम लोग पढ़ लेते हैं। टू अवॉइड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट द आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन एंड द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, जो हमें क्या है सम्मान करना है, जो कि हमारे वीर थे हमारे लिए जो मरे, ठीक है, जिन्होंने हम लोग के लिए जान दी, ठीक है, उनकी हमें इज्जत करनी है, नेशनल फ्लैग की इज्जत करनी है, नेशनल एंथम की इज्जत करनी है, और करनी है मतलब करनी है।
ठीक है, इसमें कोई लेकिन बट नहीं, ठीक है। टू चेरिश द फॉलो द नोबल आइडियल्स एंड इंस्पायर अवर नेशनल स्ट्रगल और फ्रीडम, ठीक है। उन लोगों की भी इज्जत करनी है जिन लोगों ने हम लोग को फ्रीडम दिलाया, ठीक है। और हम लोग को अपनी सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को मेंटेन करते हुए सारे काम करने हैं, ठीक है। कभी लड़ाई वड़ाई नहीं करनी, भाईचारा मेंटेन करके रखना है। और टू डिफेंड द टू अपहोल्ड, सॉरी कहाँ गए हम लोग, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, ठीक है। अगर हम लोगों को जैसे कि केवल सैनिक जो बॉर्डर पे हैं केवल उनका ही जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो अपने देश के लिए लड़े। अगर आपको भी कभी मौका मिलता है या कभी बुलाया जाता है कि भैया नेशनल सर्विसेज के लिए आ जाओ, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप जाएं, ठीक है, और देश की मदद करें। टू प्रमोट हार्मनी एंड spirit of common brotherhood among all the people India transcending religion, linguistic and religion sectional diversity practices to the dignity of the woman. To promote the harmony and spirit of the common brotherhood, मतलब हम लोग को भाईचारा मेंटेन करके रखना है, ठीक है। और टू वैल्यू द प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, जो हमारा कल्चर है और जैसे बहुत बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स हम लोग के भारत देश में बनाए गए, तो उन्हें भी हम लोग को बचा के रखना है, ठीक है। हम लोग का जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसकी भी रक्षा हम लोग को करनी है, ठीक है। फॉरेस्ट हो गया, लेक हो गया, रिवर हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया, उन सब की रक्षा हम लोग को करनी है। ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ठीक है। और बाकी आप यहाँ पे और भी पॉइंट्स हैं, आप सबको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जितने ज़्यादा आपको याद रहेंगे उतना बढ़िया रहेगा, पेपर में आप लिख पाएंगे ज़्यादा बढ़िया। द फंडामेंटल ड्यूटीज़ इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ इंपॉर्टेंट इसलिए है जैसे कि अगर फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपकी लिमिट तय कर देती है कि आपको मतलब आज़ादी तो मिली है बोलने की, लेकिन आप ऐसा कुछ ना बोल जाओ कि भैया लड़ाई कर लो आप किसी से बोल बोल के, ठीक है। आप किसी को उकसा दो कि भैया उसे उतना गुस्सा दिला दो कि वो आपसे लड़ाई कर ले, मार पिटाई कर ले। तो ये सब चीज़ों के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ बनी हुई है और हम लोग को इसको मानना है, ठीक है। What do you mean by federal system, ठीक है। There are generally two types of state in the world. पहला होता है, ठीक है, that has only one government for the entire country is known as unitary state, ठीक है। मतलब एक है वो जहाँ पे केवल एक गवर्नमेंट पूरे एंटायर कंट्री को गवर्न करेगी, तो वो हमारा हो जाता है यूनिटरी स्टेट। दूसरा स्टेट विच हैज़ गवर्नमेंट एट टू लेवल्स, वन एट द सेंटर लेवल एंड द अदर एट द स्टेट लेवल इज नोन एज फेडरल सिस्टम। अब एक है जहाँ पे गवर्नमेंट होती है लेकिन टू लेवल्स पे होती है, एक सेंट्रल लेवल पे होती है और एक स्टेट लेवल पे होती है, तो उसे हम उस सिस्टम को हम लोग कहते हैं फेडरल सिस्टम। Besides having a two set of government, the federal system must have three other features. ये तीन अदर फीचर्स होते हैं फेडरल सिस्टम के पास। एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, दूसरा डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। जो पावर्स का डिवीजन होता है वो सेंटर के साथ और स्टेट गवर्नमेंट के साथ हो जाता है। और तीसरा है सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी इज टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। जो जुडिशरी है वो बताती है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ठीक है। तो सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी मेंटेन रहती है। और इंडिया के पास ऐसा फेडरल सिस्टम है, ठीक है, जिसके पास ये और सारे फीचर्स हैं। हम लोग आ जाते हैं फेडरलिज्म क्या होता है, ठीक है। डिफाइन फेडरलिज्म इन इंडिया एंड इनलिस्ट इट्स वेरियस फीचर्स, ठीक है। ऑल्दो इंडिया हैज अ फेडरल सिस्टम बट इट हैज मोर टिल टुवर्ड यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। मतलब उसके पास फेडरल सिस्टम तो है लेकिन इसका जो झुकाव है वो यूनिटरी सिस्टम की तरफ ज़्यादा है, ठीक है। इट इज समटाइम कंसीडर एज अ क्वासी फेडरल सिस्टम एज इट हैज़ फीचर्स ऑफ बोथ फेडरल एंड यूनिटरी सिस्टम, ठीक है। इसे हम लोग क्वासी फेडरल भी कहते हैं क्योंकि इसके पास मतलब फेडरल और यूनिटरी सिस्टम की दोनों के फीचर्स अवेलेबल हैं, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ फेडरलिज्म वर इंट्रोड्यूस इनटू मॉडर्न इंडिया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। जो हमारे एलिमेंट्स ऑफ फेडरलिज्म थे वो इंडिया में कब इंट्रोड्यूस करे गए थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा, ठीक है। विच वॉज सेपरेटेड
which separated power between the center and the provincial legislature. Federal features of India क्या क्या है हम लोग देख लेते हैं. गवर्नमेंट एट 2 levels, सेंटर एंड स्टेट. ठीक है. डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट. ठीक है. There are 3 lists given in a 7th schedule of the constitution which gives the subject each level has jurisdiction in. ठीक है. एक तो यूनियन लिस्ट हो गई, स्टेट लिस्ट हो गई, और हमारी हो गई कॉन्करेंट लिस्ट. और 2 पॉइंट्स, एक हमारी कॉन्करेंट लिस्ट हो गई. ठीक है. एक अब ये 2 पॉइंट और है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग. पहला है हम लोग का सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरा है इंडिपेंडेंट जुडिशरी. डिस्क्राइब द इमरजेंसी प्रोविजन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. हम लोग आ जाते हैं, देख लेते हैं कि जो हमारे इमरजेंसी की प्रोविजन है वो क्या क्या है. ठीक है. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स प्रेसिडेंट, जो कि प्रेसिडेंट है हमारे, ठीक है, इंडिया के प्रेसिडेंट, उनको अथॉरिटी देता है टू डिक्लेयर 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज. एक हमारी हो गई नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, और एक हमारी हो गई फाइनेंशियल इमरजेंसी. तो नेशनल इमरजेंसी क्या होती है. ठीक है. नेशनल इमरजेंसी पहले तो ये इस आर्टिकल के अंडर में आर्टिकल 352 के अंडर में हम लोग ये जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं इसे लगा सकते हैं. ठीक है. प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर इमरजेंसी ओनली ऑन द रिटन एडवाइस ऑफ द कैबिनेट. ठीक है. जब तक रिटन एडवाइस उनको नहीं मिलती तब तक वो इस इमरजेंसी को नहीं लगा सकते हैं. ठीक है. और मैक्सिमम पीरियड ऑफ नॉट मोर देन 6 month. ठीक है. जो इमरजेंसी लगती है वो 6 महीने ज़्यादा नहीं लगी हो सकती है. ठीक है. और हमारा ये क्या है, इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर ओवर द कंप्लीट टेरिटरी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट देयर ऑफ. मतलब जो हमारी इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर ओवर द कंप्लीट टेरिटरी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट देयर ऑफ. मतलब या तो ये पूरे इंडिया पे भी लग सकती है, ठीक है, या फिर कोई एक छोटे पार्ट में भी लग सकती है. और लोकसभा के पास पूरी अथॉरिटी है कि वो इस इमरजेंसी को कभी भी हटवा सकती है. इमरजेंसी इन स्टेट, इसे हम लोग प्रेसिडेंट्स रूल भी कहते हैं. ठीक है. और ये लगती है किसके दौरान, किसके जरिए, आर्टिकल 356. ठीक है. 356, आर्टिकल 356. ठीक है. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्पोज ऑन एनी स्टेट ऑफ इंडिया ऑन द ग्राउंड ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी. कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के फेलियर के दौरान इस इमरजेंसी को लगाया जा सकता है. अब ठीक है, इसके इफेक्ट क्या क्या होते हैं हम लोग देख लेते हैं. ऑन एग्जीक्यूटिव, स्टेट गवर्नमेंट इज डिसमिस्ड एंड द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट इज एक्सरसाइज बाय द सेंटर. ठीक है. उस स्टेट की सारी पावर चली जाती है और डायरेक्ट चली जाती है कहाँ, सेंटर के पास चली जाती है सारी पावर. ठीक है. वहाँ पे जो भी कुछ होगा वो सेंटर के जरिए ही होगा, सब कुछ सेंटर देखेगा. और हमारे वो लेजिस्लेटिव पावर, द स्टेट लेजिस्लेचर डज नॉट फंक्शन टू लेजिस्लेट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज ईदर सस्पेंडेड और डिसॉल्व. ठीक है. या तो उसे कुछ समय के लिए बंद रखा जाता है या फिर हटा ही दिया जाता है. ऑन फाइनेंशियल रिलेशन देयर इज नो इम्पैक्ट, मतलब कि फाइनेंशियल रिलेशन के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है. ठीक है. ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज बिटवीन सेंटर और स्टेट, जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज सेंटर और स्टेट के दौरान इधर उधर ट्रांसफर हो रहे हैं उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा. अब हमारी आ जाती है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि लगती किसके किसके जरिए, आर्टिकल 360 के जरिए. ठीक है. If the president is satisfied that situation has arisen whereby the financial stability or a credit of the India of any part of the territory thereof is threatened, can declare the financial emergency and on the air and the advice of the council of minister. ठीक है. अगर प्रेसिडेंट को अगर ऐसा लगता है, ठीक है, यहाँ पे कि इंडिया की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट को नुकसान पहुंच रहा है, तो जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो फाइनेंशियल इमरजेंसी को लागू कर देते हैं. किसकी एडवाइस पे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस के ऊपर. ठीक है. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस के ऊपर. द सुप्रीम कोर्ट कैन रिव्यू द डिक्लेरेशन ऑफ द फाइनेंशियल इमरजेंसी. ठीक है. और द इमरजेंसी इज नेवर इम्पोज्ड इन इंडिया. ये इमरजेंसी आज तक इंडिया में नहीं लागू हुई है. अब यही लास्ट टॉपिक है, द लोकल, व्हाट इज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. ठीक है. Local self-government implies a transfer of power to rule to the lowest range of the political order. मतलब क्या है, अब देखते हैं. जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है
ठीक है, मतलब ये इसकी ये डेफिनेशन हो गई है। ठीक है, अब इसका मीनिंग देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल समझ लो, अगर एक बहुत बड़ा सा लैंड है, जैसे इंडिया एक बहुत बड़ा लैंड है, ठीक है, तो वहाँ पे अब यहाँ पे कुछ जगह पे खेत है, ठीक है, कुछ जगह पे जंगल है, कुछ जगह सूखा पड़ा है, कुछ जगह मतलब नदियाँ हैं बहुत सारी। तो अब अगर जो आदमी यहाँ पे क्या है, अलग अलग कंडीशंस के हिसाब से अलग अलग आदमियों की ज़रूरत है। ठीक है, अब इंडिया क्योंकि इतना बड़ा लैंड है, तो यहाँ का आदमी इस जगह के बारे में सही डिसीजन नहीं ले सकता है, इसलिए जो हम लोग का लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसकी ज़रूरत पड़ी है। ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि इंडिया काफ़ी बड़ा लैंड है और हम लोग को, ठीक है, ज़रूरत पड़ती है इस तरीके की। अब हम लोग ये देखते हैं कि दो तरीके के होते हैं, एक पंचायत होती है और एक म्यूनिसिपैलिटीज़ होती हैं। जो पंचायत है वो हमारे गाँव में लागू होते हैं और जो म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं वो हमारे अर्बन एरियाज़ में जो हैं मतलब लागू होते हैं। ठीक है, इन सबके लगभग इन दोनों का काम सेम ही होता है। ठीक है, छोटे लेवल पे ये लोग का अपने फैसले सुनाते हैं और इनके फैसलों को सबको सम्मान भी देना पड़ता है। तो अभी के लिए बस इतना ही। ठीक है, अगर आपको पसंद आए, ठीक है, आपको अगर इसमें कोई चीज़ कमी लगी हो, बेकार लगा हो, तो वो भी कमेंट करके बताइए। अगर आपको कुछ पसंद आया हो तो आप उसे भी कमेंट में कर दीजिए। ठीक है, पसंद आया तो लाइक करिए, नहीं पसंद आया तो अनलाइक करिए, लेकिन करके कुछ जाइए। ठीक है, खाली बैठने से कुछ होगा नहीं। और बाकी इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें।